एक बॉक्स है, इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? सरफेस एरिया निकालना आता है कैसे? ये एरिया, फिर उस साइड एरिया, टू टाइम्स ऑफ दिस एरिया, टू टाइम्स ऑफ दिस एरिया एंड टू टाइम्स ऑफ दिस एरिया। ठीक है, ऐसे ही होगा ना? राइट। मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ क्यूबॉइड। दैट इज व्हाट, एक ये, ठीक है, दो, एक ये, तीन, और एक ये सामने और एक ये पीछे, टोटल 6 सरफेस एरिया। राइट। इफ इट इज ए क्यूबॉइड और क्यूब और समथिंग, देन दोनों आमने सामने के इक्वल होते हैं। राइट। इमेजिन इफ एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, इमेजिन, देन व्हाट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ दिस पूल होल क्यूबॉइड? 0 हो जाएगा, क्योंकि दो अपोजिट मैग्नीट्यूड में इक्वल और अपोजिट सरफेस। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स एरिया वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि अगर एक एरिया वेक्टर क्वांटिटी होगा तो सारे एरियाज हमेशा 0 हो जाएंगे। बिकॉज इवन इफ आई टेक ए स्फीयर, देन इतना एरिया की ये डायरेक्शन, इतने एरिया की ये डायरेक्शन, तो टोटल एरिया 0। तो एरिया कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, लेकिन हमारे फिजिक्स में हम इसको वेक्टर लेके चलते हैं, हम इसको वेक्टर एज्यूम करते हैं। और जब हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करते हैं तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू एरिया, राइट। लाइक इन दिस केस इस सरफेस की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स यू, और इस सरफेस की, इसके पीछे वाली सरफेस की डायरेक्शन टूवर्ड्स मी। इस सरफेस की दिस साइड और इस सरफेस की दिस साइड। सिमिलरली ये वाली सरफेस ऊपर और ये वाली सरफेस नीचे, राइट। अगर मैं किसी भी एक इरेगुलर सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करूं, से ये स्फीयर है, तो मैं कहीं पे भी एक छोटा सा पार्ट लूं, तो इसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन है हर जगह पे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हर पोर्शन के अपोजिट एक पोर्शन होगा। तो अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो वो 0 हो जाए। एंड फिजिक्स में हम 0 कर भी लेते हैं। ओके, राइट। मैथ्स में नहीं करते, फिजिक्स में हम 0 कर भी लेते हैं। ओके, सो दैट इज वन थिंग यू नीड टू फिक्स इन योर माइंड। फिजिक्स में समटाइम्स एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, समटाइम्स। और जब वो वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर टू एरिया। जो भी, मतलब जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर। दैट इज वन थिंग क्लियर। नाउ हमने पढ़ा फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस की डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम एक फिजिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। यानी कितनी फील्ड लाइंस हैं उसको एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, इज कॉल्ड फ्लक्स। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फ्लक्स। सो फ्लक्स इज नॉट नथिंग, दैट इज मेजर ऑफ डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, राइट। यानी कितनी फील्ड लाइंस हैं। हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें तो फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दैट एरिया। किसी भी एरिया से फ्लक्स कितना है? जितना उस एरिया से लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर? राइट। एक चार्ज से जब फ्लक्स निकलता है वो कभी चेंज नहीं होता। कैसे? इफ सपोज दिस इज ए चार्ज एंड और ये सब चीज़ें ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में यूज़ करूँगा, नोट मत करना बट ध्यान रखना। कितनी लाइन्स है? 3, 3, 6, 3, 9, 9 लाइन्स है। कैन दीज लाइन्स चेंज एनीवेयर? ऐसे ही जाएंगी।
what will change is distance between the lines, और distance between the lines represent what? Density, यानी electric field. But flux तो same ही रहेगा. The number of lines coming out of the charge will always same. अब मैं यहाँ पे एक surface बनाऊं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक surface बनाऊं ऐसे. इन दोनों में फ्लक्स सेम है या अलग है? सेम है. दोनों में फ्लक्स सेम है, राइट? तो इट मीन्स फ्लक्स किस चीज पे डिपेंड करता है? एटलीस्ट सरफेस पे तो डिपेंड नहीं करता. हाँ, अगर मैं सोचूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए बिल्कुल केयरफुली समझना. ये मैंने क्या किया, एक क्लोज सरफेस लिया, ठीक है, उसके अंदर चार्ज है. अब अगर मैं एक ओपन सरफेस लूं तो ये ओपन सरफेस इतना है, तो ऑब्वियसली इससे दो लाइन जा रही है. ये ओपन सरफेस इतना है, तो ऑब्वियसली इससे कितनी लाइन जा रही है? 4 लाइन जा रही है, ठीक है. बट आप इसको क्लोज करके देखो, हमेशा सेम रहेगा. कोई भी सरफेस को क्लोज करके देखो, हमेशा उतनी लाइन रहेंगी. आप कैसे भी कर लो, सोच के देखो. इस रूम से अगर 10 रेज निकल रही है, लाइट रेज, ठीक है, तो ये रूम का साइज कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा, वो 10 ही रहेंगी, राइट? सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? कि द फ्लक्स रिमेन अनचेंज फॉर ए क्लोज सरफेस. और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? कितनी लाइंस निकली, कितनी लाइंस निकली, वो सोर्स पे डिपेंड करेगा. जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा लाइंस, राइट? तो that is what is known as one of the major theorem called as Gauss theorem. What? That flux from closed surface is proportional to charge inside surface. Flux from closed surface is proportional to charge inside surface irrespective of shape and size of surface. कोई भी shape हो, कोई भी साइज हो, फ्लक्स हमेशा सेम रहेगा, राइट? बट कंडीशन इज दैट क्लोज होना चाहिए, क्योंकि मैंने ओपन में आपको दिखा दिया, ओपन में तो कुछ भी हो सकता है, बट क्लोज में कभी भी चेंज नहीं होगा. मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ, राइट? हम लोग क्या करते हैं, एक थ्योरम को रटते हैं, रटो नहीं, उसको समझो. व्हाट इज दिस थ्योरम इज सेइंग. अब ये थ्योरम आपको ये नहीं बोल रही कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी. ये थ्योरम आपको कहीं भी ये नहीं बोल रही कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी. व्हाट इट इज सेइंग ओनली अबाउट द नंबर ऑफ लाइंस. नंबर ऑफ लाइंस मींस फ्लक्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, राइट? एंड दिस थ्योरम इज नोन एज गॉस थ्योरम. और ये क्लोज सरफेस जो भी होती है, इनको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, राइट? सोचो लास्ट, अभी इसका चलता है, ठीक है. ये मेरी एक सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं. इधर से ये वाली वॉल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये वाली वॉल पे नेगेटिव चार्ज है, तो लाइंस कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी, इसमें से भी जाएंगी. तो जितनी इधर एंटर करेंगी लाइन, उतनी उधर बाहर निकलेंगी. तो नेट कितना फ्लक्स? 0. ये वाली सरफेस अपोजिट हो गई, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0. क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्ज नहीं है. तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसके अंदर चार्ज नहीं होगा, तो नेट फ्लक्स उससे हमेशा 0 होगा, ठीक है. तो यहीं पे आ गया, फ्लक्स फ्रॉम क्लोज सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. इफ चार्ज इज 0, फ्लक्स इज 0, राइट? एरिया वेक्टर, यही बात हुई थी, राइट? एरिया एक्चुअली क्या है? स्केलर क्वांटिटी, बट हम उसको कुछ स्पेशल केसेस में वेक्टर कंसीडर करते हैं. और जब हम एरिया को वेक्टर कंसीडर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू एरिया. लाइक मेरा ये सरफेस है, ये सरफेस है, राइट? दिस इज एरिया, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? डायरेक्शन. ऐसे कर दूंगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, राइट? ओके, दिस वे. आवाज कैसे आ रही?
Okay, so area is a scalar quantity but in certain cases it is considered as vector. It is considered as vector, right? Direction of area vector, that is a vector से represent करेंगे, is normal to area, like ये हमारा एरिया हो गया, ये नॉर्मल हो गया, राइट? ये अगर लेंथ L है और ब्रेड्थ अगर B है तो एरिया वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड कितना हुआ? L इंटू बी. एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो मैग्नीट्यूड हो गया L इंटू बी और डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्मल, राइट? If we have a surface and we consider a very small portion of that is, इसको बोलते हैं ds. ds means a small surface area. Okay, that is called a small surface area. Okay, समझ में आया? कुछ पूछने किसी को? But remember, it doesn't become a vector. ठीक है? It is actually a scalar quantity, but in certain cases we consider it a vector. और जब vector consider करेंगे तो direction क्या होगी? Perpendicular to area. जो भी area है उसके perpendicular होगी हमेशा. Correct? Right. Now next, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई करके लिखते हैं, बट हम क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिस्कस करेंगे तो मैं फाई लिखूंगा जब भी कहीं लिखूंगा. ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is equal to number of lines, equal to number of electric field lines crossing that area, normal to area, right? Mathematically it is equal to dot product, of electric field intensity E vector and area vector, that is A, right? So phi is equal to E dot A. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई ऐसे, ये हमारा एरिया हो गया कोई लाइक दिस, और ये एरिया वेक्टर हो गया नॉर्मल, तो ये एंगल हो गया थीटा, राइट?
तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, ई ए कॉस थीटा, राइट. फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, for non-uniform field or irregular area, flux is E dot ds over the complete surface. ये जो मैंने इंटीग्रेशन के नीचे लिखा है ना S, that is over the complete surface. ठीक है. थोड़ा सा इंटीग्रेशन आज यूज होगा, जितना यूज होगा उतना तो मैं बता दूंगा. ठीक है. बाकी जिसको भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है कल क्लास होगी. कितने बजे अभी सोच के बता. This S means what? Over the complete surface. ds is what? A small part of surface. ठीक है. कुछ पूछना है यहाँ तक? n cap नॉर्मल. ठीक है. कुछ पूछना है किसी को? हो गया क्लियर? Gaussian surface. Gaussian surface क्या है? A closed surface. Gaussian surface is just a closed surface which may exist in real or which may be imaginary. ठीक है. Which can have any shape, any size, but only condition is what? It should be closed. Closed means completely closed, not even a pinhole in the surface, right? Right? Gaussian surface is a closed surface real or imaginary. It may be real or it may be imaginary. एक तो समृद्धि मिसिंग है और कोई यार दोस्त मिसिंग है तुम लोगों का. आर्यन है, वेदांत गायब है. जो इज ए क्लोज सरफेस रियल और इमेजिनरी ऑफ एनी शेप एंड साइज. क्लोज सरफेस ऑफ एनी शेप एंड साइज. ठीक है. ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम. ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस. सिंपल. रियल हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, यानी हम कोई भी सरफेस इमेजिन कर लो, दैट टू विल बी गॉसियन सरफेस. कोई भी शेप हो सकती है, कोई भी साइज हो सकती है. द ओनली कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी क्लोज्ड, नॉट इवन ए पिन होल मस्ट बी देयर, राइट? दैट इज व्हाट इज द गॉसियन सरफेस. ओके, क्लियर? नाउ गॉस थ्योरम हो गया. गॉस थ्योरम, गॉस लॉ भी बोलते हैं ना, गॉसेस लॉ या गॉस थ्योरम एक ही बात है. Right? It is, this Gauss theorem is defined for the closed surface and flux. दो चीजें, flux and closed surface. इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें यूज होता है बट इट इज नॉट डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. गॉस थ्योरम, द फ्लक्स or
surface flux whenever I am writing means electric flux, है ना, the flux or surface integral of electric field फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस E डॉट ds, ठीक है, E डॉट ds इज कॉल्ड व्हाट? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फ्लक्स ही हुआ, तो फ्लक्स कहें या इसको बोले सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर द सेम थिंग, राइट? फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। ये कौन सी सरफेस हो गई? गॉसियन सरफेस, राइट? ओवर ए क्लोज सरफेस, ब्रैकेट में लिख देते हैं गॉसियन सरफेस। आप डेफिनेशन में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मैं जस्ट फॉर नॉलेज लिख रहा हूँ, ठीक है? फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस ऑक्यूपाइंग some volume, occupying some volume in free space, right? यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव हो गए फॉर द फ्री स्पेस, बट वी कैन डिफाइन इट फॉर द मीडियम ऑल्सो। मीडियम के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, बट जब मीडियम के लिए डिफाइन करेंगे तो थोड़े से चेंजेस होते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं वो फ्री, सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस के लिए। ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम इन फ्री स्पेस इज 1 by epsilon naught times, right? ये epsilon naught क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम मीडियम के लिए क्या करेंगे? मीडियम के लिए डिफाइन करेंगे तो epsilon naught की जगह क्या आ जाएगा? एप्साइलन, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, राइट? इज 1 upon epsilon naught times the charge enclosed inside closed surface. Charge enclosed inside closed surface. This is what I told you in the last class, right? That is phi is equal to E dot ds, ये तो एक ही बात हो गई, फ्लक्स और सरफेस इंटीग्रल, is equal to Q, that is charge enclosed. अब क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन पे एक सर्कल बना देते हैं, ओके? ये सर्कल हमेशा रिप्रेजेंट करेगा कि हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं कहीं पे भी ऐसे लिखूंगा E dot ds, so that means this is for closed surface. If I am writing E dot ds means it is for open surface, right? So that is what difference, ये जो सर्कल है ये डिफरेंस क्रिएट बताएगा कि ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन के सिंबल में ऐसे एक सर्कल यूज करते हैं, राइट? हाँ, enclosed inside closed surface, right? नाउ ये बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, ओके? ठीक है, अभी मैं इसकी में कुछ पॉइंट्स नोट कराऊंगा बाद में, पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ओके? फिर उसके बाद मैं नोट कराता हूँ, राइट? बाद में काउंट कर लेना। नहीं, कुछ भी नंबर ऑफ लाइंस है। अगर मैं कोई भी क्लोज सरफेस लूं, कोई भी, ठीक है, और मैं इसको यहां से डिवाइड करूं तो यू विल सी हाफ एंड हाफ होगा दोनों साइड, है ना? दोनों साइड हाफ एंड हाफ होगा।
सो मुझे किस टाइप का सरफेस लेना चाहिए सो दैट वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो फ्लक्स. फ्लक्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो? लाइंस सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो, राइट. मान लो मेरे पास एक क्यूब है, सोचो एक क्यूब है, मैं इसमें किस पोजीशन पे चार्ज रखूं कि हर सरफेस से इक्वल फ्लक्स आए? सेंटर पे, राइट. किस पोजीशन पे रखूं कि हर सरफेस से इक्वल चार्ज आए? ऑब्वियसली सेंटर पे. दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, यानी हर तरफ से इक्वली प्लेस्ड है. तो जब हम सरफेस चूज करें तो ऐसी सरफेस चूज करें कि वो सिमेट्रिकल प्लेसमेंट हो जाए, राइट. अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना. ओके, ये मेरे पास एक स्फीयर क्यूब है, इसमें इस कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है Q. मुझे इस क्यूब से कितना फ्लक्स गया वो कैलकुलेट करना है. क्यूब से कितना फ्लक्स गया वो कैलकुलेट करना है, राइट. अब इसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या क्या है? देखो, ये इसमें टोटल 6 सरफेस है, 6 सरफेसेस से लाइन जाएंगी और 6 की 6 सरफेस अलग अलग डिस्टेंस पे है, ठीक है, अलग अलग एंगल पे है, ठीक है. तो हम वैसे कैलकुलेट कर नहीं सकते. अगर मैं ये चार्ज सिमेट्रिकली प्लेस करके एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर दूं तो मैं निकाल सकता हूं. वो कैसे? ऐसे कि हम एक और क्यूब एज्यूम कर लेते हैं, इसके पास लाइक दिस. एक और क्यूब सोच लिया. अब आगे तुम सोचो. एक ऊपर और नीचे लगाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, राइट. एक ऊपर और नीचे लगाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा ना. दिस वे. सोचो एक इधर और लगाया तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है. अब ये सेंटर में आया लेकिन एक फ्रंट में, एक साइड में है ना, राइट. इट इज समथिंग लाइक दैट. हमने 4 क्यूब लिए, ये सोचो ये फोन के 4 पीसेस है, ये 4 क्यूब है, लेकिन ये यहाँ पे अभी सेंटर पे है. मुझे इसको कंप्लीटली एनक्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 और सामने रखने पड़ेंगे. 4 और एज्यूम करूं इन फ्रंट ऑफ इट, तो टोटल कितने क्यूब्स हो जाएंगे? 8, राइट. और अब ये चार्ज सिमेट्रिकल है, उन 8 क्यूब्स के सेंटर पे है, तो टोटल फ्लक्स 8 क्यूब से मिला के कितना जाएगा? टोटल फ्लक्स 8 क्यूब से मिला के जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो और सबसे इक्वल जाएगा क्योंकि सारे सिमेट्रिकल है. समझ में आ रहा है कि नहीं? सारे सिमेट्रिकल है, सबसे जाएगा तो 8 हो गया. देन एक क्यूब से कितना गया? डिवाइडेड बाई 8. दैट इज हाउ वी वर्क. समझ में आया, राइट. रिया, लवन्या, कनन, रिदिम, कुछ पूछने? राइट. नाउ थिंक ऑफ अनदर, एक बहुत वेग सा एग्जांपल. मेरे पास एक कोका कोला की बोतल है, शेप मत देखना, जैसी है वैसी है, बस कभी हिसाब लगाने लोगों ऐसी तो होती नहीं है, कुछ कुछ ऐसी सी होती है, राइट. ये कोका कोला की बोतल है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है Q, सेंटर पे एक चार्ज है Q. आई हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द बॉटल. मुझे बॉटल से फ्लक्स निकालना है, राइट. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ? इसके ऊपर एक सिमिलर बॉटल रख दे, इसके ऊपर बिल्कुल सिमिलर एक बॉटल रख दे. देन व्हाट विल हैपन? आधा इधर से चला जाएगा, आधा इधर से चला जाएगा. देन हाउ मच फ्लक्स विल बी देयर? Q बाई 2 एप्सिलॉन.
That is how we use the Gauss theorem to calculate the flux through the surfaces, right? ठीक है, नोट्स हैं सबके पास? जिसके पास नहीं है ले लो. ये रहा क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. देखो इसमें करने को कुछ नहीं है, राइट? लुक, ये हमारी शीट है जो हमें दी हुई है ना? इससे इसकी साइज है d, इससे d/2 ऊपर है, ये d/2 ऊपर है और साइज कितना है d. अगर मैं ऐसी और शीट्स लगा के इसका क्यूब बना दूं तो ये चार्ज कहाँ आ जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा. ऐसी और शीट्स लगा के क्यूब बना दो तो चार्ज कहाँ आ जाएगा? सेंटर पे. तो टोटल कितनी शीट्स यूज हुई? 6. टोटल 6 शीट्स यूज हुई. एक तो ये थी, 5 और एक्स्ट्रा यूज हुई. अब चार्ज सेंटर पे आ गया तो टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स? Q/ε0. एक शीट से कितना? Q/6ε0. ठीक है, राइट? तो ये मेरी शीट थी एक, ये एक शीट थी, ये एक शीट थी. एक इसके ऊपर ऐसे लगा दी मैंने, एक इसके ऊपर ऐसे लगा दी, फिर एक इसके आगे पीछे साइड में लगा दी. टोटल कितनी हो गई? 6. और चार्ज कहाँ आ गया? सेंटर पे, राइट? एक ऐसे लगा दी, एक ऐसे लगा दी, ये ना, और चार्ज सेंटर पे आ गया. टोटल 6 शीट हो गई. फ्लक्स फ्रॉम क्यूब Q/ε0 and it is symmetrically placed for the 6 sheet. तो एक शीट से कितना? Q/6ε0. तो फ्लक्स फ्रॉम वन शीट that is Q/6ε0, राइट? इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करेंगे? वैसे ही लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं. लिखो, इमेजिन, assume 5 more similar sheet. Place them around the given sheet so that it forms a cube. Now the charge is at center of cube. So flux from the cube is Q/ε0. As flux is symmetrically divided among the 6 surfaces, the flux from one surface, that is from one sheet, is Q/6ε0. That is how you write. Okay? Clear? थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द कंप्लीट, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ कि फ्लक्स क्या चीज़ है. अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? ये हो गया ना? ये मेरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने समझाया था. व्हाट इज इट? हर पॉइंट पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है. एंड लेट्स से दैट मैग्नीट्यूड इज E. इसके अंदर एक हेमीस्फेरिकल बाउल प्लेस्ड है, एक हेमीस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस R, राइट? और वो इस तरह से प्लेस है कि इसकी जो टॉप सरफेस है वो परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस है. ठीक है ना? तो हेमीस्फेरिकल बाउल प्लेस्ड है. Okay, you have to find flux through bowl. Flux through bowl. Remember, bowl is not a closed surface. हिंदी में बोले तो कटोरा, आइसक्रीम खाने वाली. ओके, तो दैट इज नॉट ए क्लोज सर्फेस. उसको ऐसे उल्टा रखा है, उसमें से जा रही है लाइंस जा रही है. तो हमें फ्लक्स निकालना है और हम इसमें फ्लक्स
सीधे सीधे फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? देखो, फ्लक्स होता है ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, हमें सरफेस का एरिया भी मालूम है, बट एंगल क्या होता है? एंगल होता है नॉर्मल टू सरफेस। ये नॉर्मल टू सरफेस ये हुआ, तो यहाँ पे एंगल ये हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल हुआ तो एंगल ये हो गया, कोई और जाएगी तो वहाँ पे एंगल ये हो जाएगा, तो हर पोजीशन पे एंगल चेंज होता जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन नॉट जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, राइट? तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो, फिर मैं करता हूं। तुम करो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल, बाकी फिर मैं करता हूं। चलो मैं करता हूं। देखो, इसके ऊपर एक ढक्कन लगाते हैं, हेमीस्फीयर नहीं, ढक्कन लगाते हैं, एक डिस्क, सिंपल डिस्क, राइट? ये एक डिस्क से इसको कवर कर दिया, राइट? इस डिस्क का नॉर्मल ऐसे होगा, राइट? जहां समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना साथ के साथ, इतना ठीक है? अब ये क्लोज सरफेस हो गई क्योंकि हमने ढक्कन लगा दिया। अब इस पे गॉस थ्योरम लगाते हैं, तो फ्लक्स कितना? बोलो। 0। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं। इतनी बात तो पहले ही विनायक ने बोली थी, और उसके बोलते ही सब शांत बैठ गए थे कि फ्लक्स फिर तो लग ही नहीं सकता, लेकिन ये इसी से होना है। कैसे? अब क्लोज सरफेस के दो पार्ट है, एक कर्व्ड पार्ट और एक फ्लैट पार्ट। तो फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड पार्ट जो कि हमें चाहिए, प्लस फ्लक्स फ्रॉम फ्लैट पार्ट, दैट इज इक्वल टू 0। अब फ्लैट पार्ट से तो फ्लक्स निकाल सकते हो ना, वो तो एरिया भी सीधे सीधे मालूम है, एंगल भी मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम है, ठीक है? तो कर्व्ड पार्ट से अपने आप आ जाएगा। तो फ्लक्स फ्रॉम फ्लैट पार्ट कितना? इसमें तो कुछ वेरिएबल है ही नहीं, दैट इज ई डॉट ए। इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर भी कांस्टेंट है। एरिया कितना हुआ इस डिस्क का? पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, एरिया पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना? 180। एंगल कितना? 180। कॉस 180, कॉस 180 कितना हुआ? -1। तो दिस इज माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? सो दिस बिकम फ्लक्स फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू ई इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, राइट? फिर सिस्टमेटिकली लिख लेंगे। एक बार समझ लो कैसा कैसा क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज, सरफेस क्लोज होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर कैसी शेप हो, कैसा साइज हो, बट हम कैसी कंसीडर करेंगे? विच इज़ कन्वीनियंट फॉर अवर वर्किंग, जिसमें सिमेट्रिकल सरफेस हम चूज करेंगे। वो हमारी अपनी नॉलेज पे डिपेंड है कि हम कैसी सरफेस चूज करते हैं, ठीक है? राइट? चार्ज कैसा होना चाहिए? कैसा भी हो। हमने अभी तक पॉइंट चार्ज पढ़ा, बट देयर मे बी अ चार्ज्ड बॉडी, a charge sheet, may be a point charge, right? Or maybe a line charge.
कैसा भी चार्ज हो बट इट शुड बी इनसाइड। कितना होना चाहिए, कितना भी हो, हमको टोटल करना है। किस लोकेशन पे होना चाहिए, किसी भी लोकेशन पे हो, डजेंट मैटर, बस अंदर होना चाहिए और हमको उसका टोटल करना है। मान लो ये +5 माइक्रोकूलम, ये टोटल -3 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम और ये +4 माइक्रोकूलम। टोटल कर दो, 5 2 7 4 11 -3 8 माइक्रोकूलम, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना। क्या नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट चार्ज सरफेस पे नहीं होना चाहिए। या तो चार्ज अंदर होना चाहिए या चार्ज बाहर होना चाहिए, सरफेस पे पॉइंट चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई चार्ज सरफेस से पास होता हुआ हो सकता है। कैसे? मान लो एक लाइन चार्ज है, ये पूरा एक रॉड है, चार्ज रॉड, लाइक माई पेन, एक चार्ज रॉड है। अब वो ऐसे है अंदर, तो जितना पोर्शन अंदर है उतना काउंट कर लेंगे, जितना अंदर है उतना काउंट कर लेंगे, बाहर वाला छोड़ देंगे। ठीक है, तो लेकिन पॉइंट चार्ज हम ना अंदर काउंट कर सकते हैं ना बाहर काउंट कर सकते हैं। अगर चार्ज का कुछ भी साइज है तो अंदर बाहर काउंट हो जाएगा, जिसमें से सिर्फ अंदर वाला लेना है। ठीक है, राइट, ये बेसिक समझ में आ गया। यूज करते टाइम इसको यूज करना है। ओके, अब मैं नोट करा देता हूँ एक बार प्रॉपरली। सर वो जो चार चार्ज लिए थे आपने, उनमें से हम सेंटर कैसे फिर पता करेंगे? सेंटर पे रखना होना चाहिए ना? नहीं, वो तो एक अलग फिनोमेना है। ये तो हम टोटल फ्लक्स जो गॉस लॉ है उसके लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, गॉस लॉ के लिए, राइट ना। वो जो गॉस थ्योरम है उसके बाद आएंगे, नोट्स ऑन गॉस थ्योरम। फर्स्ट, चार्ज इनसाइड सरफेस may be a point charge, distribution of charge, right? एक पॉइंट चार्ज हो या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। If a charge distribution is partly inside, partly outside, is partly inside and partly outside, then only inside will be considered. There must not be a point charge on Gaussian surface. There must not be a point charge on Gaussian surface. Gaussian surface पे point charge नहीं होना चाहिए। ओके, right? Third, location of charge inside does not matter, यानी कहाँ पे है वो मैटर नहीं करती। एंड हम ये किसके लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, गॉस थ्योरम के लिए। ठीक है, राइट। मतलब डोंट बिहेव लाइक द स्मॉल किड्स के ए फॉर एप्पल है तो ए फॉर एप्पल ही होगा। ठीक है, ए फॉर कुछ और नहीं हो सकता, राइट। सो रिमेंबर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, गॉस थ्योरम। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होगी तो लोकेशन मैटर करती है। ठीक है, तो ऐसे मत सोचना कि अब बोल दिया लोकेशन मैटर नहीं करती तो हमेशा लोकेशन मैटर ही नहीं करेगी, राइट। फोर्थ,
shape and size of surface does not matter, but it is convenient to choose a regular surface क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह करना आसान हो जाता है। फिफ्थ, गॉस लॉ simply define amount of flux, that is number of lines from closed surface. And the most important one, 6, Gauss law is valid only when Coulomb's law is valid. Only when Coulomb's law is valid. हाँ, देखो अभी बताता हूँ ये हो गया, नोट कर लो एक बार, मैं समझाता हूँ अभी। याद रहेगा संडे टेस्ट, ठीक है। क्या तारीख होगी? 17 है, कल 10 है ना, 17, राइट। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, ओके। देखो बाकी सब तो मैं ऑलरेडी समझा ही चुका हूँ आपको। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन कूलम्स लॉ इज वैलिड। पहली चीज तो हम इसको कूलम्स लॉ से कैसे रिलेट कर रहे हैं, करेक्ट। और कूलम्स लॉ वैलिड क्यों नहीं रहेगा? फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टोटल सिस्टम इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आज कुछ ऑब्जर्वेशन है, उस पर बेस्ड कुछ लॉ है। लाइक इन द एंशिएंट टाइम देयर वाज एन ऑब्जर्वेशन, सन मूव्स अराउंड अर्थ, ठीक है, अर्थ इज स्टेशनरी। Later on we come to know, no, earth moves around sun, sun is stationary। तो ठीक है, साइंटिस्ट ने कहा दिया रिलेटिव मोशन है, डजेंट मैटर, ठीक है, उनके लिए तो डजेंट मैटर, या घूमने कुछ और लगा, ओके। तो इसी तरह से पहले था अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज फ्लैट। एक दिन क्या हुआ, एक शिप गायब हो गया, तो पता चला अर्थ तो गोल है, फिर गोल होने लगी, राइट। तो चेंज होते रहते हैं। आज कूलम्स लॉ वैलिड है, दैट इज इन अकॉर्डेंस टू अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। टुमारो देयर मे बी सम अदर लॉ दैट नहीं, एक्चुअली कूलम्स लॉ गलत है, ये वाला लॉ सही है। तो जैसे ही कूलम्स लॉ फेल होगा, गॉस लॉ भी फेल हो जाएगा, राइट। यानी गॉस लॉ तभी तक वैलिड है जब तक कूलम्स लॉ वैलिड है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ भी स्टेबल नहीं है, एनीथिंग मे गो अपसाइड डाउन, कुछ भी, टुमारो कैन हैपन एनीथिंग, ठीक है। पहले एटम एलिमेंट्री पार्टिकल होता था, फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, 3 पार्ट बना दिए, अब उसके 2 पार्ट बना दिए, उसके भी और पार्ट बना दिए, फिर थोड़े दिन में उसके भी और पार्ट कर देंगे, ठीक है, कुछ भी होता रहता है। तो यहाँ पे ये मतलब है। नाउ दैट इज वन। अनदर क्वेश्चन विनायक वाज आस्किंग, कूलम्स लॉ तो पॉइंट चार्ज के लिए डिपेंड है। कूलम्स लॉ इज ए बेसिक लॉ जिससे यूज करके हम फिर फर्दर काम करते हैं। रिमेंबर, हमने एक रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, दैट वाज नॉट ए पॉइंट चार्ज, बट उसमें यूज हमने कूलम्स लॉ ही किया था, राइट। हमने क्या किया, रिंग को पॉइंट्स में कन्वर्ट किया और फिर उनको इंटीग्रेट किया। तो बेसिक हमारा कूलम्स लॉ ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, हम कुछ भी कर ले। द बेसिक कूलम्स लॉ से गॉस लॉ डिराइव हुआ,
राइट? कैसे? देखो मैं दिखाता हूं। ये एक स्फीयर, इस पे चार्ज Q, स्फीयर को हम पॉइंट चार्ज एज्यूम कर सकते हैं सेंटर पे, स्फीयर का रेडियस r, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, राइट? देन Q बाई एप्सिलॉन नॉट छोड़ दो गॉस थ्योरम वाला, 1/4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल R ले लो, है ना, ऑन द सरफेस कर रहे हैं। 4 पाई आर स्क्वायर इज व्हाट? सरफेस एरिया। तो E इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, and this comes out as E into A is Q by epsilon naught, and this is what is flux. So ये गॉस लॉ derived ही कूलम्स लॉ से है, ठीक है? गॉस लॉ इज derived फ्रॉम द कूलम्स लॉ। तो जब हम एक चीज को किसी और चीज से derive कर रहे हैं तो उसकी वैलिडिटी तक वो डेरिवेशन रहेगा ना। ओके, समझ में आ गया?